हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री 7.5 में बने थे। नरेंद्र मोदी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बाद का क्या? लिखित में देता हूँ, मतलब मेरी अपनी गलत दूंगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी 2027 वाली जो गणना है वो बिल्कुल गलत है। अगला 2.5 साल से ले जो है उस समय में हिंदुस्तान की एक बहुत अच्छी नींव ऑफ फॉर्च्यून फॉर द फ्यूचर इज श्योर। 30 में जो शनि है वो रोहिणी नक्षत्र में जा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव क्या पहले से, जो आप 2.5 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं, प्रभाव पहले से पड़ने लगता है? और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्या इसी नक्षत्र में, जो मैंने शायद पढ़ा, महाभारत हुई थी? इस वक्त जो पीओके की बात चल रही है और उसके बाद ये सारे नक्षत्र बनना, क्या ये साइन है? 2025 से 2030 के बीच में दैट डिस्ट्रक्शन हैज टू हैपन। योगी आदित्यनाथ, उनकी कुंडली क्या कहती है? वो नेक्स्ट पीएम बनेंगे? अच्छा, राहुल गांधी, उनकी कुंडली क्या कहती है? राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर इम्पॉसिबल। अरविंद केजरीवाल की कुंडली अब क्या कहती है? जब मंगल नीच का हो और शनि नीच का हो, ऐसे लोग जो होते हैं तो हम कहते हैं चोर और डकैत की पत्नी, या दिल्ली जैसे शहर को लीड करने के लिए उनका समय समाप्त। अच्छा, अब यानी वापसी जल्दी तय नहीं है, उनकी वापसी नहीं होने वाली। क्या एस्ट्रोलॉजी से जाना जा सकता है कि किसी की मृत्यु कब होगी? शादी में जो कुंडली मिलाते हैं वो? मेरे हिसाब से आज की तारीख में कुंडली मिलाप बिल्कुल कोई उसका कोई महत्व नहीं। ऐसे वो काल सर्प योग है, बकवास। सबको यही होता है, काल सर्प योग है, इसकी पूजा कराओ, ये पंडित जी, ये पाखंड लोगों ने बनाया हुआ है। नंबर से प्रेडिक्ट करना, आपके गाड़ी नंबर से, मोबाइल नंबर से, क्या वाकई ऐसी चीजें होती हैं? एस्ट्रोलॉजी जिस पे भरोसा करना चाहिए, ये साइंस है या ये सब सिर्फ ऐसी ही कही सुनी बातें हैं? 9 ग्रह और 12 खाने का खेल है, और इन 27 नक्षत्रों के अंदर 4 राशियां होती हैं। मेंटल जो स्टेट है लोगों का, वो इतना रेमेडी ढूंढते हैं, खुद बताने लगते हैं। आप कुछ रेमेडी कर लीजिए, समय निकल जाएगा, अच्छा समय आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। पिछले जन्म के कर्मों से तय होता है, इसमें कितना सच है? 30 to 40% आपके अपने कर्म भी होते हैं, अपना फ्री विल भी होता है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ये 4 जो होते हैं, ये हम राशि इनको बोलते हैं ब्रह्मा की राशि। तो शिव ही एक, उनको अगर आप पूरे एनर्जी सिस्टम में देखिएगा, वो एक ऐसे तत्व हैं जो कि कंस्ट्रक्ट भी करते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं। शनि जो है वो पूर्व भद्र नक्षत्र में आ रहा है, तो ये जो प्लैनेट्स दोनों आ रहे हैं, शनि और राहु, इसको लेकर बहुत चर्चा है। 29 मार्च के आसपास बाकी 4 प्लैनेट्स भी हैं, सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध, जो बाकी 4 प्लैनेट्स हैं वो भी यहीं पर आ रहे हैं। भूचाल आ जाएगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। शनि और राहु का साथ आना, क्या प्रभाव होगा इसका? तो ये अग्नि सूर्य से होता है और वायु शनि होता है। जब आपके अंदर अग्नि और वायु तत्व खत्म हो जाते हैं, आदमी मर जाता है। तो जो भी देश जल के पास है, उनमें कुछ फर्क पड़ सकता है। तो कौन सी ऐसी राशियां होंगी जिनमें इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा? कन्या राशि हो गई आपकी, लियो हो गई और कर्क हो गया, ये ढैया में आ जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, दार्चना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसको लेकर लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जिस पे भरोसा करना चाहिए, ये साइंस है या ये सब सिर्फ ऐसी ही कही सुनी बातें हैं? एस्ट्रोलॉजी पर आजकल लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है। एस्ट्रोलॉजी क्या वाकई आपके भविष्य को बताती है? क्या वाकई एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट कर सकती है? और जो कहते हैं नंबर से प्रेडिक्ट करना, आपके गाड़ी नंबर से, मोबाइल नंबर से, क्या वाकई ऐसी चीजें होती हैं? कुंडली का क्या रोल होता है? नक्षत्र ग्रह का क्या रोल होता है? इसके अलावा क्या कोई बड़ा बदलाव अभी होने वाला है खगोलीय घटनाओं में? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त शंकर अडावाल जी, जो कि एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। 20 किताबें, सर ने 20 किताबें लिखी हैं एस्ट्रोलॉजी पर। इतना डीप ज्ञान है, लंबे समय से एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शायद इन सब सवालों के जवाब आपको उनसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले तो यही, एस्ट्रोलॉजी क्या है? क्योंकि आजकल लोगों का इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में बहुत हो गया है, इसकी वजह क्या है और एस्ट्रोलॉजी को कैसे समझें हम? एस्ट्रोलॉजी, लोग सोचते हैं 9 ग्रह और 12 खाने का खेल है। मतलब ये ज़्यादा लोग कहते हैं 9 ग्रह होते हैं
और 12 खाने होते हैं, और 9 इनको लेकर लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी क्या है कि तत्व है, हर जो प्लैनेट है वो एक तत्व है जो हमारे और आपके अंदर है। इमोशन का एक तत्व है, रिलेशनशिप के तत्व हैं, आपका सोचने का तरीका है, वो सब आपके अंदर है, वो तत्व दर्शाते हैं। मगर हमारे हिसाब से जो है, मतलब अगर आप अंदर जाइए तो एस्ट्रोलॉजी जो है, जो हर एक एक आपका, जैसे आप मेष राशि लीजिए, मेष राशि के अंदर नक्षत्र होते हैं, तो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। तो ये नक्षत्रों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और इन 27 नक्षत्रों के अंदर 4 राशियां होती हैं। 4 राशियां हाँ, होती हैं 4 राशियां होती हैं। और इन्हें 12 मैं राशियां फिर? पद कहते हैं भाई। 12 राशि तो, ये 12 राशि तो 12 घर बोलते हैं, तो राशि 12 घर बोलते हैं। इन 12 घर के अंदर नक्षत्र होते हैं 27। उस 27 नक्षत्र के अंदर अपन, क्योंकि हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम सिंपल लैंग्वेज में, उनके अंदर 4 समझ लीजिए, 4 आपके एरीज, टॉरस, ऐसे करके आपका 4 राशि होती 4 है। राशि होती है। और उनके अंदर से प्लैनेट्स जब चलते हैं तो हर उसका एक एक संकेत देता है। तो इस हिसाब से हम, मतलब एस्ट्रोलॉजी करना चाहिए। और फिर उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप ये समझ लीजिए, इस किस तरह समझाएं आपको, कि ये एक सर्कल है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, और हर डिग्री एक कहानी बोलती है। उस डिग्री के अंदर भी डिग्रीज हैं। तो दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी। इट्स दैट डीप अ साइंस। मगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी में, मैं खुद इतने लोगों से मिलता हूँ, उनको थोड़ा पता होता है। आपने थोड़ा बताया कि आपका रिलेशनशिप में इशू है, तो फिर वो आदमी खुद बोलना शुरू कर देता है। आज के कलयुग में क्या है कि मेंटल जो स्टेट है लोगों का, वो इतना, मतलब वो हो गया, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, इतना वो मतलब कम हो गया है, या इतना लोग भ्रमित हो गए हैं, इतने परेशान हैं कि वो एस्ट्रोलॉजी में लाखों लोग देखा होगा, रेमेडी ढूंढते हैं उसमें। रेमेडी ढूंढते हैं, खुद बताने लगते हैं। और फिर जब अगली बार आपको फ़ोन करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी नहीं करते हैं, वो फिर आपको बताते हैं, आपने बताया ये अच्छा हो गया, ये ख़राब हो गया, वही ख़राब हो गया, और रेमेडी दे दो। मगर एक एस्ट्रोलॉजी, मैं जहाँ तक जानता हूँ, रेमेडी कैनॉट चेंज डेस्टिनी। डेस्टिनी को नहीं चेंज कर सकता। रेमेडी ये कहता है कि आपका जो मन है उसको किस तरह आप अपने को संभाल के रखिए, कि इतने दिन का समय आपका अच्छा नहीं है, आप कुछ रेमेडी कर लीजिए, समय निकल जाएगा, अच्छा समय आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। यही रेमेडी का। एस्ट्रोलॉजी से मतलब आपका जो वक्त आने वाला है, आप उसके बारे में जान सकते हैं, उसमें कोई चेंज कर सकते हैं क्या? बहुत चेंज कोई नहीं कर सकता। कोई कहता है कि मैं इसका भाग्य बदल दूंगा, तो जो एस्ट्रोलॉजर बैठा बता रहा तो खुद करोड़पति बन जाए, है ना? या खुद आज वो प्रसिद्धि वो भी चाहता है, अगर वो कुछ रेमेडी कर ले तो खुद प्रसिद्धि कर ले। जो वो अपने लिए नहीं कर सकता, दूसरे के लिए क्या करेगा? तो एस्ट्रोलॉजी ये होता है, जैसे कि मैं भगवान के पास भी हम लोग जाते हैं, किसी देवी देवता श्रद्धा के पास जाते हैं, तो किस लिए जाता है? आदमी चिंता में रहता है, तो वहाँ पर जाता है, खड़ा होता है, कहता है, तो उस तरह वो समय निकलता है। इसी तरह जो एस्ट्रोलॉजर्स आजकल बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ बता रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप 50 ब्राह्मणों को खिला दीजिए, ये कर दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आम लोग बताते हैं, हम उस पर, मेरा खुद का अपना है, आई डिस्क्लेमर, आई डोंट, बाकी लोगों के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हो, मैं मेरा अपना डिस्क्लेमर के साथ, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। हाँ, ये देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजर्स कि हाँ भाई 6 महीने बाद इसका समय जो है वो ठीक होने वाला है। तो मैं आपको 6 महीने के बोलेंगे, आप आपके आर्थिक स्थिति देख के हिसाब के आप गैये को खिला दीजिए, आप कौआ को दे दीजिए, आप ब्राह्मणों को खिला दीजिए, किसी को ज़्यादा है तो आप ये यात्रा कर लीजिए, इत्यादि इत्यादि, आप पाठ कर लीजिए। वो समय जब निकल जाता है, आदमी को भी अच्छा लगता है कुछ हो रहा है, उसको चिंता कम हो जाती है। जब समय निकलता है, अच्छा समय आ जाता है, तो उसको ये लगता है हाँ भाई चलो भाई, ये हमने करा था, इससे अच्छा समय आ गया। मगर इट इज़ अ प्ले ऑफ एनर्जी। भविष्य के बारे में बताते हैं। जो हमारा भविष्य है, प्ले ऑफ एनर्जी है। एनर्जी हमारे वर्ल्ड के अंदर भी है, कॉन्शियसनेस है, जो कि हमारा भाग्य तय करता है। ये कॉन्शियसनेस हमारा भाग्य तय। अच्छा, कहते हैं कि जो प्रेडिक्शन होता है, जो ज्योतिष से होता है, ये आपके जो प्रारब्ध है उससे तय होता है, पिछले जन्म के कर्मों से तय होता है, इसमें कितना सच है? देखिए, जब आदमी पैदा होता है तो उसके एक दशा का बैलेंस होता है। तो वो हम लोग ये देखते हैं, वो दशा का जो बैलेंस होता है, वो दशा क्या उसके अंदर क्या दिखा रही है। तो कुछ लोग होते हैं बहुत
अच्छे दशा के बैलेंस से पैदा होते हैं तो अच्छे घर पे पैदा होते हैं, अच्छे परिवार में पैदा होते हैं, अच्छे विचार वालों के साथ पैदा होते हैं, अच्छे संस्कृति में पैदा होते हैं। कुछ होगा तो ऐसे घर में पैदा होगा जो मतलब ठीक नहीं होगा। तो एक ये जो चीज़ है जो कि जहाँ जो हम कहते हैं कि किसको क्या गर्व मिलेगा, तो ये गर्व मिलना और किसको कौन सा गर्व मिलेगा ये आपका प्रारब्ध के हिसाब से पैदा होते हैं, वो प्रारब्ध है। और उस प्रारब्ध में भी कुछ है 60 to 70% जो कि आपका लिखा हुआ है कि आपकी दिशा और दशा ये है, क्योंकि हम अपने सोच से बने हुए, जो चंद्रमा से गवर्न होता है अपने सोच से बने हुए हैं, तो सोच के आधार पर चलते हैं। 30 to 40% आपके अपने कर्म भी होते हैं, अपना फ्री विल भी होता है, जो कि है एस्ट्रोलॉजी में भी है और ये हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ अपना अपना रोल प्ले करते हैं जब हम लोग कोई एस्ट्रोलॉजी की पत्री मैं देखता हूँ। हाँ। या जो मैंने अध्ययन करा है। ये ज्योतिष की शुरुआत के इसके जिक्र क्या हमारे पुराणों में, वेदों में कहीं पे मिलता है? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? इसकी शुरुआत ऋषि पराशर ने करी थी। पहले होता था श्रुति, आदमी बोलता था और सुनता था। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे पूरी एस्ट्रोलॉजी जो है और रिलीजन जो है, जो हमारा हिंदू रिलीजन है, इनमें एक बहुत एक समावेश है, बहुत जुड़ा हुआ है। हमारे जो पहले श्रुति होती थी, आदमी सुनता था, बोलता था, आगे बताता था, इस तरीके से आगे चलता था। पराशर ऋषि पहले थे जिन्होंने इस चीज़ को लिखा, प्लस उन्होंने अपना उसके अंदर योगदान भी करा। फिर उसके बाद और भी ऋषि आए, भृगु जी भी आए, और भी ऋषि आए जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद कुछ काल आया जहाँ की रूलर्स आए, इन्होंने हमारा बहुत सारा सर्वनाश करा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। तो कहीं ना कहीं एक गैप सा आ गया है, जो कि कुछ चीज़ें जो एकदम से होती हैं और दूसरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, गैप है, इट इज़ देयर। बट एस्ट्रोलॉजी और हमारा जो रिलीजन है, फिलॉसफी है, वो बहुत रिलेटेड है। जैसे कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप देखिएगा, जो हमारे 12 खाने जो होते हैं, जो कि मूल रूप से हर आदमी जानता है, जो कि आपके मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ये 4 जो होते हैं, ये हम राशि इनको बोलते हैं ब्रह्मा की राशि। अच्छा। ये ब्रह्म राशि इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्मा का काम होता है उगाना, उगाओ, बढ़ाओ, हर चीज़ को इंक्रीज करो। ब्रह्मा का तो यही काम था। फिर जो उसकी नेक्स्ट राशि है, जो लियो, जिसे कि सिंह कहते हैं, कन्या, तुला और स्कॉर्पियो, जिसे वृश्चिक, ये जो 4 राशि हैं, ये विष्णु की राशि है। उसके बाद जो धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये शिव की राशि है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में ही बटा हुआ ये तीनों चीज़, राशियाँ, तो 12 आजकल हाँ 12 राशि। इसी तरह इन 12 राशियों के अंदर भी जो तत्व हैं, कहीं विष्णु तत्व आता है, ब्रह्म तत्व आता है, तत्व मिले भी हुए हैं। जैसे कि अब आखिरी आजकल जो चल रहा है, धनु, मकर, कुंभ, मीन, अब मीन राशि में हम लोग पहुँच गए। आखिरी 4 हैं। ये धनु जो है वो जुपिटर के प्लैनेट से गवर्नड है, मकर शनि से गवर्नड होता है, कुंभ भी शनि का है और मीन भी गुरु का है। तो गुरु और शनि, ये जो 4 आखिरी राशि हैं, ये गुरु और शनि की राशि हैं, जो शिव की राशि हैं। तो शिव ही एक, उनको अगर आप पूरे एनर्जी सिस्टम में देखिएगा, वो एक ऐसे तत्व हैं जो कि कंस्ट्रक्ट भी करते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं। बिकॉज बिना डिस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता है। तो अब हम जो है आजकल जो, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है वो शनि। शनि इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। शनि पे हम जाएंगे, लेकिन हाँ। उसके पहले आपने जो कहा ना, हम आखिरी राशि मीन पे चल रहे हैं। हाँ। इसका क्या अर्थ है? आखिरी राशि मतलब जो हमारे राशि सिस्टम जो हमने 360 डिग्री हमने बताया, मैंने बोला हर डिग्री, उसको हमने 12 भाव में बांटा हुआ है। और उन 12 भाव को उस तरह बांटा हुआ है इन तत्वों के अनुसार कि ये इन चीज़ों को करते हैं। तो जो आखिरी राशि, जो 12वीं राशि होती है, ये राशि लोग कहते हैं संन्यास की होती है, वैराग्य की होती है। उसमें अपना अपना अंतिम जो चरण होता है। तो कौन चल रहा है उसका इस होता राशि है। में? मतलब हाँ। देश चल रहा है, व्यक्ति चल रहे हैं? मतलब आपने कहा ना कि हम चल रहे हैं इस राशि हाँ, में, इस राशि में हर आदमी, मतलब वही मैं समझना चाह इसमें रही हूँ। मतलब जो प्लैनेट्स तो चल रहे हैं। हाँ। तो दो चीज़ हो गए। एक तो बहुत सारे प्लैनेट्स मीन राशि में, अभी 29 तारीख को जो आ रहा है, लोग हाँ, आपने पढ़ा भी हाँ, होगा, हाँ। 29 तारीख को बहुत सारे प्लैनेट्स मीन राशि में आ रहे हैं। वो तो सबके आ रहे हैं, मतलब पूरे विश्व के आ रहे हैं, पूरे विश्व के लिए हैं।
मगर उसका समीकरण या उसका जो जोड़ तोड़ एंगल आप कब पैदा हुई हैं या जो दूसरा व्यक्ति है वो कब पैदा हुआ, उससे उससे करके उसकी भी डेस्टिनी बनेगी. सो इंडिविजुअल डेस्टिनी इज देयर and the destiny of the world, of each nation is there and of the entire world is there. So that is how you have to see in इस तरह देखा जाता है. अभी जो है ये सूर्य जो है पूर्वाभद्रा नक्षत्र में आ रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा और इसका क्या मतलब है, क्या समझें इससे लोग? शनि जो है वो पूर्वभद्रा नक्षत्र में आ रहा है. शनि जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है. वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आप इस तरीके से समझिए, शनि जो है एक राशि में 2.5 साल रहता है, ठीक है, और 1 डिग्री चलता है वो आपके 1 महीने में. आपका एक उसका जो चाल जो है वो बहुत धीमी होती है. अगर 30 डिग्री 2.5 साल में चल रहा है तो 1 डिग्री 1 महीने में चल रहा है. इस तरह बहुत धीमी चाल उसकी होती है. तो वो जो प्लैनेट है वो आ रहा है मीन राशि में. उसके साथ एक प्लैनेट है राहु, जो कि आप कहानी सुनी होगी आपने, जब मंथन हुआ था. हाँ. समुद्र मंथन वाला. समुद्र मंथन जो तब हुआ था, तब भान ऋषि एक राक्षस था जिसको कि मोहिनी का अवतार लेके विष्णु ने काटा था, तो धड़ अलग हो गया और वो अलग हो गया. तो जो धड़ है, जो सर वाला पार्ट है, वो राहु है. तो जो राहु जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है. वो ऐसा प्लैनेट है जो कि आप इवन जो स्टोरी है वो एक सिंबॉलिक है समझाने की, कि वो ऐसा, चाहे वो राक्षस या देवता, वो हम अलग बाद में बात करेंगे, मगर उसको पता लगा कि यहाँ पर विष्णु जी से भी वो भ्रमित नहीं हुआ. विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया, बहुत ही सुंदर कन्या बनकर. सब राक्षस एक तरफ हो गए, उनकी बात मान गए, मगर इसने समझ लिया कि ये विष्णु नहीं है तो मोहिनी है. जब विष्णु जी को पता लगा कि इसने हमको समझ लिया, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र काट उसका सर काट दिया. तो समझ लीजिए वो राक्षस नहीं है, वो एक तरह का बहुत एक डायनेमिक एनर्जी ऑफ वेरी हाई, जिसने कि विष्णु जी को भी, मतलब जो कि एक बहुत ही बड़ा तत्व है हमारे, उनको ही पहचान लिया, तो वो है. तो वो एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर इंटेलिजेंस बहुत है, सोचने की शक्ति बहुत है, और कलयुग का बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है आज की तारीख में. तो वो जो प्लैनेट है वो भी पूर्वभद्रा नक्षत्र में से, मतलब आगे वहाँ पर पूर्वभद्रा नक्षत्र में है और पीछे जाएगा, वो पीछे चलता है, आगे नहीं चलता, पीछे चलता है. तो ये जो प्लैनेट्स दोनों आ रहे हैं, शनि और राहु, इसको लेकर बहुत चर्चा है. मतलब ये 2 प्लैनेट्स तो आ रहे हैं, मगर इसके साथ 29 मार्च के आसपास बाकी 4 प्लैनेट्स भी हैं. सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध, जो बाकी 4 प्लैनेट्स हैं, वो भी यहीं पर आ रहे हैं, इसी जगह आ रहे हैं. तो 6 प्लैनेट्स का एक समावेश हो रहा है यहाँ पर. क्योंकि ये 6 प्लैनेट्स का समावेश हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि एकदम से भूचाल आ जाएगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि डरा रहे हैं. मेरे हिसाब से ये एक चीज़ है. शनि जो है, आपको मैंने समझाया, बहुत धीरे चलता है. 2.5 साल में 30 डिग्री को 2.5 साल में कवर करता है. बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है. उसको मैं बहुत डिटेल में अगर डिग्री समझाऊंगा तो टाइम लगेगा. बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है. तो और अब मैंने आपको ये भी बताया था पहले कि एक घर के अंदर एक जो राशि होती है उसके अंदर 9 नक्षत्र होते हैं. तो समझ लीजिए शनि अपने पूर्वभद्र नक्षत्र के आखिरी चरण में है, चौथे चरण में. ठीक है. तो ये एक गेट है. जब पूरा ये मीन को क्रॉस करेगा तो समझ लीजिए शनि को अपने 8 दरवाज़ों से चलेगा. जब शनि 8 दरवाज़ों से चलेगा तब वो हर दरवाजे के अंदर वो एक रिजल्ट देगा. तो ये कहना कि शनि आखिरी इस चरण में आ गया है और सब खत्म कर देगा, तो बिल्कुल मतलब कोई महत्व नहीं रखता है. ये गलत है आपके? ये गलत, अपने आप में गलत है. शनि और राहु का साथ आना ये दिखाता है, ये दोनों, ये जो नक्षत्र है पूर्वभद्र नक्षत्र, ये शिव तत्व का नक्षत्र है. ये बात तो सही है. शिव तत्व तांडव दिखाता है. क्या प्रभाव होगा इसका? हाँ, तो इसमें ये होता है, ये शिव तत्व का नक्षत्र है. और इसको हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिंबलाइज करा गया कि एक आदमी एक पैर पे खड़ा हुआ है. एक आदमी एक पैर.
तो ये सिंबलाइज करता है कि जो चीज़ गलत थी वो सही होंगी। जो अच्छा। लोग दो मुखी लोग, जेकल एंड हाइड, या दो मुखी, दो टू Double faced लोग जो, फेस्ड पीपल जिसे हाँ, कहते हैं हम इंग्लिश में, दे विल गेट एक्सपोज्ड। ओके, दे विल गेट एक्सपोज्ड, कुछ ना कुछ हलाहल होगा, कुछ ना कुछ कतूहल होगा। इट विल ऑल्सो शोज दैट, क्योंकि इस टाइम शुक्र बुध भी साथ में है। शुक्र कारक होता है हमारी इस दुनिया का, फैशन वर्ल्ड का, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सब चीज़ का वो है। और बुध होता है ट्रेड का। इन चीज़ों में भी थोड़ा चेंजेस होंगे, क्योंकि ये प्लैनेट्स शुक्र बुध जो हैं ये 30-45 दिन एक जगह रहते हैं, एक राशि में रहते हैं। मतलब जैसे सूर्य है तो सूर्य के अगल बगल शुक्र बुध चलते हैं, सूर्य राजा इनके अगल बगल दोनों चलते हैं। और सूर्य जो है वो एक राशि में 1 महीने रहता है। जिस राशि में शनि 2.5 साल रहता है, सूर्य जो है वो 1 महीने रहता है, ठीक है, जिस भाव में। और चंद्रमा खाली 2.5 दिन रहता है। अच्छा, हाँ, आप ये बात समझिए। तो और इनको जो एनर्जी देता है इन सब को, वो शनि देता है। आपके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक है वायु और एक है अग्नि। अग्नि सूर्य से होता है और वायु शनि होता है। जब आपके अंदर अग्नि और वायु तत्व खत्म हो जाते हैं, आदमी मर जाता है। तो जो वायु तत्व होता है, जो कि रुकता नहीं, जो सब तरफ फैला हुआ है, वो शनि है। तो शनि जो वायु तत्व है, जो कि हर चीज़ कराता है, जो कि कहता है कि करो, आगे बढ़ो, वो खाली चलता है 1 डिग्री। उसी 1 डिग्री में उस 1 डिग्री में, एक खाने में, उसी में वो 1 महीने में सूर्य चलता है, 2.5 दिन वो 2.5 चंद्रमा दिन चलता चलता है। तो ये जो प्लैनेट्स है, जब शनि वहाँ स्टैटिक है, अपना चल रहा है 1 डिग्री में, तो ये प्लैनेट्स उतने ही इम्पैक्ट देंगे जितना वो शनि 1 डिग्री में चलेगा। हर शनि के 1 डिग्री में चलने में सूर्य चंद्रमा भी बदलते रहेंगे। अच्छा, तो इसी तरह दुनिया में जो चीज़ें होंगी वो अलग अलग होंगी। इस समय जो शनि और राहु होगा और ये जो युति बन रही है, उनसे बस यही होगा कि लोगों के जो जेकिल एंड हाइड टाइप ऑफ सिचुएशन है वो आपका अलग होंगे। ये जो आखिरी राशि है, ये जल तत्व की राशि है। तो जो भी देश जल के पास है उनमें कुछ फ़र्क पड़ सकता है। शनि और राहु में अच्छी बात पहले बताते हैं, बाद में। शनि और राहु जो प्लैनेट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इस चीज़ को एक दूसरे स्तर पे ले जाएंगे। दे विल टेक यू लाइक इनटू अ वर्ल्ड ऑफ विजुअल, वर्ल्ड ऑफ जैसे कहते हैं कि आप अपना ब्रेन को मैप करके, आप उसको डिजिटाइज करके, यू विल कीप इट इन द कंप्यूटर, कि आपके बच्चे आपका डिजिटल मैप जानते होंगे। आप इट विल टेक यू इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग जाना शुरू कर देंगे। चाहे वो एआई से हो, चाहे किसी चीज़ से हो, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, दिख वो रहा है चीज़ सर। हो रहा है। अच्छा, शनि राहु, शनि होता है मेडिकल का, तो मेडिकल साइंस बहुत प्रोग्रेस करेगी, मेडिसिन्स बहुत प्रोग्रेस करेंगे। लोगों के पास ऐसी दवाइयाँ या ऐसे इक्विपमेंट्स या एक्सेट्रा होंगे जिससे आपका जीवन बढ़ेगा। ये चीज़ें इन्वेंट होंगी, क्योंकि राहु कहता है कि राहु एक ऐसा प्लैनेट शनि के साथ आ गया है। तो ये बात समझिए, राहु कहता है कि तुम्हें क्या करना मैं करता हूँ। शनि जो कुछ करता नहीं, शनि कहता है मेरे पास संचित है बहुत कुछ, एक एक इट्स अ ह्यूज एनर्जी, जिससे बहुत कुछ है। और राहु कहता है मैं करूँगा। तो अगर आपके पास बहुत आइडियाज़ हैं और आपके साथ एक आदमी चलता है जो कहता है मैं लेट मी एग्जीक्यूट थिंग्स फास्ट, वो कहते हैं ना कि 1+1 2 या 1+1 11 11 है ना, तो वो ये चीज़ है। 11 वाला तो प्रभाव ये है। राहु जो है वो कहेगा हम जल्दी करते हैं, फटाफट जल्दी करते करते हैं। हैं। तो शनि कहता है कि जिन्होंने गलत करा उनको तो तुम खत्म करो। हाँ, अब वो तो इन चीज़ों में तो प्रभाव आएगा, प्लस स्पेस में बहुत चीज़ें होंगी। अब आप देखिएगा स्पेस में कारें भी चलेंगी, स्पेस शटल गुड़गांव वगैरह में शुरू हो गया, छोटे मोटे ये फॉरेन सारी में। चीजें हैं। स्पेस विल बी एक्सप्लोडेड, सैटेलाइट एक्सेट्रा, दीज अच्छा, थिंग्स अगर विल हम स्टार्ट कमिंग इन। व्यक्तियों के हिसाब से बात करें, लोगों के हिसाब से, तो कौन सी ऐसी राशियां होंगी जिनमें इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? देखिए, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पर्टिकुलर राशियाँ होती है, अगेन राशि एक में वो होता है जहाँ चंद्रमा होता है, जहाँ आपका चंद्रमा प्लेस्ड होता है उसे हम राशि कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे लोग अगर जिनको थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना चाहिए, वो लोग वो हैं जहाँ पर 7.5 चलेगी। तो 7.5 आपके
मेष राशि, क्योंकि उससे 12वें में 7.5 होगी, तो 7.5 आपके कहीं भी शनि, क्योंकि अपना इसमें है, पीसेस में है 12वें घर में, इससे एक घर आगे जो आपका एरीज होगा और इससे एक घर पीछे कुंभ। तो कुंभ और मेष में अपना मीन और मेष, इन तीनों में सबसे 7.5 का प्रभाव भाव रहेगा। मगर कुंभ और मीन जो राशि है, कुंभ राशि तो खुद की उसकी अपनी राशि है शनि की, तो उसमें इतना प्रभाव नहीं देता है। और राशि का आपको 7.5 का एक जो भ्रम है, लोग सोचते हैं कि 7.5 साल मेरे खराब जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है, ये गलत है। क्योंकि आपके अगर ज़िंदगी में शनि 3 बार घूम के आया, 30 साल में एक चक्कर लगाता है वो, अगर आपकी ज़िंदगी में 3-4 बार 2-3 बार आ गया तो आपकी आधी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जब भी शनि जो चंद्रमा की डिग्रीज होती हैं हर प्लैनेट के, आपकी जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, अपने खोलें अपने चार्ट को और देखें कि चंद्रमा की क्या डिग्रीज हैं, 10 डिग्री 15 डिग्री, तो शनि जब उस डिग्री के आसपास आएगा, 10 डिग्री 8 डिग्री, तब उसके मन को या उन चीज़ों को प्रभावित करेगा। तो 7.5 साल में खाली 1 साल होगा जहाँ पर शनि आपको इम्पैक्ट करेगा। 7.5 साल में सिर्फ 1 साल। मेष और मीन को, हाँ, 1 और साल। ढैया की अगर बात करें वो किस पे रहे? ढैया होगी वो सामने वालों पे होगी। हाँ। तो जैसे कि जैसे चंद्रमा अगर इधर है तो जिसका चंद्रमा के सामने सामने होगी, जैसे चंद्रमा किसी का मीन में है तो सामने आपका कन्या राशि हो गई, तो कन्या राशि हो गई आपकी, लियो हो गई और कर्क हो गया, ये ढैया में आ जाएंगे। ये सामने है, शनि तुमको देख रहा है, तो शनि देख रहा है तो उसमें भी वही होगा, प्रिंसिपल सेम होगा। जब शनि और चंद्रमा एक दूसरे में आमने सामने एक पर्टिकुलर डिग्री पे आएंगे तभी वो इम्पैक्ट करेंगे। तो ये 7.5 से जो डराने का जो ये एक पूरा एक आदमी को डराते हैं लोग, वो गलत है। शनि से ही बहुत डरते हैं लोग। हाँ। शनि से मतलब इतना क्या डरने का है? नहीं, शनि ही आदमी को बनाता है। जो अगर आपको कोई बड़ा आदमी बनता है वो 2 चीज़ों से बनेगा, एक तो शनि से बनेगा, और शनि से अगर राहु सपोर्टेड हो, शनि से जुपिटर सपोर्टेड हो, तो ही लखपति करोड़पति या बनते हैं। इसलिए इतना डरने की जरूरत नहीं। अपना हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री 7.5 में बने थे। अच्छा, हाँ, चलिए आपने जिक्र कर दिया है तो बात कर ही लेती हूँ। नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कहती है? बहुत लोग कहते हैं कि 2027 में वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे, वो हट जाएंगे, या वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, या कोई और फिर प्रधानमंत्री बन जाएगा बीच टर्म में। उनकी कुंडली क्या कहती है? नरेंद्र मोदी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बाद का क्या? नरेंद्र मोदी जी की पत्री मैंने देखी हुई है। उनका मतलब सब चीज़ छोड़े, उनका एक बहुत बड़ा योग है उनका आत्मकारक और अमात्य कारक। मतलब जो अमात्य कारक उसे कहते हैं जो काम करने की शक्ति देता है, आत्मकारक आपका सोल देता है। तो दिस सोल पैदा हुआ है कर्म करने के लिए, काम करने के लिए, और वो दोनों एक साथ, बहुत शनि और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हैं। तो इनका जो इसका निचोड़ ये है कि ये मैं आपको लिखित में देता हूँ, मतलब मेरी अपनी, गलत हूँगा नहीं, नरेंद्र मोदी जी को कोई किसी पद से हटा नहीं सकता है, ठीक है। अगर वो स्वयं चाहेंगे हटने के लिए तो अलग बात है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, उन्होंने कहा मैं नहीं रहना चाहता हूँ और मैं यहाँ का मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसी तरह अगर वो स्वयं चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर पद से हटने के लिए तभी होगा, तभी हटेंगे। मगर उनको हरा के या किसी नीति से या किसी प्रकार से उनको हटाया जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। उनकी कुंडली में है, उनकी कुंडली में ये है बिल्कुल। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये कुछ चीज़ें ना हमें बिल्कुल नोट कर लेनी चाहिए कि ये चीज़ें, ताकि भविष्य में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई प्रेडिक्शन कितने सच होते हैं। जिस तरह से सर बता रहे हैं कि जो लोग कहते हैं 27 में हटा दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपने आप से ही पद छोड़ेंगे। मुझे लगता है जो एक बात वो कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला लेके चल दूंगा, तो जब वही स्थिति आएगी वो जाएंगे तभी होंगे। और मेरे हिसाब से तो 2027 वाली जो गणना है वो बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री 29 तक तो रहेंगे, क्योंकि उनकी जो पत्री है और हिंदुस्तान की पत्री है, इन हिंदुस्तान के लिए जो ये बन रहा है ना, 6 प्लैनेट्स का जो, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारी वृषभ राशि है और कर्क में सब बहुत सारे प्लैनेट्स हैं।
कर्क इज फॉर सेम थिंग्स लाइक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, बात करना, और यही चीज़ शनि राहु हमारे इसके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो और मंगल की दशा चल रही है। मंगल जो प्लैनेट होता है वो एग्जीक्यूशन का प्लैनेट होता है, एक्शन करो, यू टेल मी व्हाट टू डू, मैं करता हूँ, राजा बताएगा। और जो प्रधानमंत्री की जो दशा चल रही है वो भी मंगल की ही चल रही है। तो इस समय देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्शन जो आप देखिएगा इनके इस कार्यकाल में, क्योंकि देश की और उनकी जो मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ दशा जो एक चल रही है, इसके कारण ही विल डू अ लॉट ऑफ एक्शंस विच विल बी फोर्सफुल, पॉजिटिव एंड एग्जीक्यूशन होगा, मतलब मेरे हिसाब से। अच्छा, और आपने जिक्र की भारत की कुंडली की ही, कि इस समय बहुत स्ट्रांग योग चल रहा है। क्या कहती है भारत की कुंडली, और देश की कुंडली हम कैसे निकालते हैं, किस आधार पे तय करते हैं देश की कुंडली? भारत की कुंडली जब हम इंडिपेंडेंस हुआ था तभी पैदा हुए थे हम भाई, जब नेहरू जी ने बोला कि यू नो ट्राइस्ट ऑफ मिडनाइट वी आर बॉर्न, तो इंडिया वाज बॉर्न। सो दैट इज द टाइम विच इज टेकन। उसके पर हम ट्रांजिट भी लगाते हैं कि आजकल का क्या समय चल रहा है, तो हम लोग अभी का ले लेते हैं। तो इस समय सारे ग्रह जो हैं 29 मार्च के बाद हमारे इस पे चले जाते हैं, मीन में चले जाते हैं। मीन के सामने जो है वो है कन्या राशि, ठीक है, कन्या राशि है वो। जो भारत हमारे 9वें स्थान में वो जा रहा है, मतलब 11वें स्थान में जा रहा है। जितने भी प्लैनेट्स हैं ये हमारे 11वें स्थान में जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो 11वां स्थान होता है वो फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशंस का होता है। और 11वें स्थान में जब बहुत सारे प्लैनेट्स जाते हैं तो एक चीज़ होती है अष्टक वर्ग, कि उसके हर उसका टोटालिटी में उसके नंबर होते हैं, जैसे आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 100, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो जब भी बहुत सारे प्लैनेट्स 11वें में जाएंगे तो उससे जो 11वां होगा, जो नवा भाव होता है, वो बहुत उसके अष्टक वर्ग बहुत बढ़ जाते हैं। तो हिंदुस्तान का नवा भाव बहुत अच्छा होने वाला है। 9th इज फॉर्च्यून। तो इंडियाज फॉर्च्यून विल बिकम बेटर। इट इज़ नॉट दैट इट विल बिकम बेटर कि आज मैं कह रहा हूँ आज हो जाएगा। वी टेक अ पीरियड ऑफ 5 years, बिकॉज अभी शनि घुसा है, थोड़ा 2.5 डिग्री आगे बढ़ेगा, और जैसे ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएगा वो अच्छा, उसका टाइम विल स्टार्ट कमिंग गुड। शनि इज़ अ स्लो मूविंग प्लैनेट एज आई टोल्ड यू। तो मगर समय जो अगला 2.5 साल का है, और अगला 2.5 साल से ले जो है उस समय में हिंदुस्तान की एक बहुत अच्छी नींव ऑफ फॉर्च्यून फॉर द फ्यूचर इज़ श्योर, इज़ 100%। एंड जितना प्रभाव बाकी देशों में शनि राहु, क्योंकि मैंने कहा कि करेक्टिव करता है, क्योंकि ये शिव तत्व का है, इसमें शिव जी का बहुत वो है, तो ये ज़रूर होगा कि देश में उथल पुथल होंगी, कुछ देश अलग होंगे, कुछ डायनेमिक्स ऑफ द कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी विल चेंज। वो सब चीज़ों में हिंदुस्तान उसमें नहीं आएगा, हिंदुस्तान को फ़ायदा ही होगा उससे। तो भारत को फ़ायदा ही होगा। और दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ हिंदुस्तान के हॉरोस्कोप में, कि फिलॉसफी का बहुत महत्व बढ़ेगा, सेक्ट्स ज़्यादा बढ़ेंगे, और बहुत सारे ढोंगी लोग जो हैं, क्योंकि 11वें नावे में जो ढोंग के जो पंडित हैं या जो संस्थाएं हैं ज़रूर होंगी, अच्छा बुरा दोनों होते हैं, हर तरह से होते हैं, वो जरूर उनका सर्वनाश या नाश होगा। बट फिलॉसफी, सेक्ट एंड रिलीजन विल इंक्रीज। बल्कि ये दिख रहे हैं। और ये देखिए ना, आप ये देखिए ना, ये नजर आ रहा है, ये दिख रहा है। मतलब जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि जो चीज़ें होंगी वो उसकी तस्वीर हमें सामने दिख रही है ना। ऐसा नहीं कि ये चीज़ को ऐसी कही जा रही है, इसका कहीं कोई अंश नज़र नहीं आ रहा, तो लगता है क्या बात है। और इसके बाद जो आपने एक अच्छी चीज़ हमसे बात पूछी थी, जो हम लोग बैठे थे बात कर रहे थे शायद, या तो इसके बाद जो अगली जो राशि होती है इसके 2.5 साल बाद, एक जब हम दुनिया का देखते हैं तो इस 27 नक्षत्र में हर नक्षत्र में जो प्लैनेट होता है ना 100 साल का होता है। तो जब हम दुनिया के हॉरोस्कोप देखते हैं तो हम 2700 2800 साल के तरीक से देखते हैं। 1-2 साल में दुनिया में कुछ चेंज नहीं आता है। अच्छा, ठीक है ना। तो अगर हम इस टाइम भी देखें तो अब जो अगला जो चरण आ रहा है ये ब्रह्म चरण आ रहा है, ब्रह्मा का ग्रोथ। तो ये जो 2.5 साल बाद जो पीरियड आएगा, एक दौर ख़त्म हो गया है, जो पीसेस होता है एंड, उसके बाद आता है मेष।
मेष जो आएगा ये ब्रह्मा का, इसमें चीज़ें उगेंगी, उत्पत्ति Construction. होगी। अश्वनी नक्षत्र आएगा, भरणी आएगा, कृत्तिका आएगा। ये नक्षत्र जो हैं, ये तीनों नक्षत्र जो हैं, ये आपको ग्रोथ की तरफ बोलते हैं। अश्वनी आपको बोलता है जल्दी काम करना शुरू करो, भरणी ट्रांसफॉर्मेशन का है, मतलब बहुत ही गूढ़ है, मतलब इसमें ये सब चीज़ें। और कृत्तिका बोलेगा काटो, बुरी चीज़ें हटाओ, गलत चीज़ें थोड़ा, तो डिफेंस में इंक्रीज होगा। सो दीज थिंग्स विल हैपन इन द नेक्स्ट 2.5 years। हाँ। तो 2025 से 2030 तक जो पीरियड 30 होगा, में जो शनि है वो रोहिणी नक्षत्र में जा रहा हाँ। है, लेकिन इसका प्रभाव क्या पहले से, जो आप 2.5 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं, प्रभाव पहले से पड़ने लगता है? और बिल्कुल। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्या इसी नक्षत्र में, जो मैंने शायद पढ़ा, महाभारत हुई थी, हाँ। इसी में जब 2001 में ये जब बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते, नेपाल में जो राज परिवार है उसको जो हानि हुई वो तब हुआ, जो हमारा पार्लियामेंट का अटैक हुआ ये भी उसी वक्त हुआ था। हाँ। तो क्या ये नक्षत्र बहुत प्रभावशाली होता है, और क्या इससे नए देश बनते हैं? क्या ये संभावना है कि इस वक्त जो पीओके की बात चल रही है, ये सब चीजें इसलिए क्योंकि इसके संकेत मिल रहे हैं, इसलिए मैं ये विषय हाँ, आपसे ये जिक्र कर रही संकेत हूँ। अब शुरू हुआ है, क्योंकि हाँ, हमने देखिए हमारे विदेश मंत्री अगर एक इंटरनेशनल फोरम पे बैठ के ये बात कह रहे हैं कि हाँ बस पीओके का मैटर बचा है सॉल्व करने के लिए, तो लगता है कि समथिंग इज गोइंग। और उसके बाद ये सारे नक्षत्र बनना, क्या ये साइन है? यही कह रहा हूँ, अभी शुरू हुआ है। अब एकदम से होता हुआ तो कुछ नहीं होगा, बट आई सी अ बिग चेंज कि 2025 से 2030 के बीच में यू विल सी इंडिया एक्सपैंडिंग, इंडिया ग्रोइंग, और जो आप चीज़ें बोल रही हैं उन सब चीज़ों का मतलब रूपरेखा अब तैयार होकर वो होगा। दैट डिस्ट्रक्शन हैज़ टू हैपन। ये और होगा। उसके बीच, हाँ, उसके बीच अभी बोए जा रहे हैं, शुरू हो रहा है, शुरुआत हो रही है। बट उसके साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं। जैसे सर? जैसे हमने आपको मेडिकल के बारे में बताया, हाँ, वो सारी टेक्नोलॉजी चीज़ें, ठीक। बताई, रेवोल्यूशन और भी बताए, मासेस तक चीज़ें जाएंगी, खुशहाली के लिए बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेंगे, वो सब बढ़ेगा। मगर उसके साथ ये भी होगा कि नए नए जियोपॉलिटिकल थिंग्स विल चेंज। देश बदल सकते हैं, सीमाएं बदल सकती हैं। हाँ, ये सब चीज़ें भी होंगी। बट हम, मेरे हिसाब से 2027 के बाद वो दिखना शुरू होगा आपको अपने। ये जो सवाल रहता है लोगों का कि क्या पीओके आ सकता है, गणना क्या कहती है इस पे? ज्योतिष के अनुसार कुछ लगता है ऐसा? जैसे आपने बताया कि सीमाएं चेंज हो सकती हैं, जियोपॉलिटिकल बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, तो क्या इसका, क्योंकि पॉलिटिकली तो इसकी बातें दिख रही हैं, कहा जा रहा है, इंडिकेशन मिल रहे हैं, लेकिन क्या ज्योतिष में भी इसके इंडिकेशन मिल रहे हैं? ज्योतिष के इंडिकेशन इस टाइम अगले 2.5 साल में तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद कब? उसके बाद का हो सकता है। अच्छा, और अगर हम जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ, उनकी कुंडली क्या कहती है? आपने उनकी कुंडली देखी है? क्या वो नेक्स्ट पीएम बनेंगे? क्या है उनकी कुंडली में? उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। इट्स अ वेरी स्ट्रांग हॉरोस्कोप, नो डाउट अबाउट इट। उसमें कोई इश्यू नहीं। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि 2026 में यूपी में वो जैसे पहले आए थे, 27 में, हाँ 2027 में, सॉरी, जब असेंबली इलेक्शंस होंगे, ही विल कम, जैसे आप पहले आए थे उसके बराबर या उससे अच्छे, उससे ज़्यादा स्ट्रांग होके आएंगे। ये पक्की बात है। हाँ, मैं उनको अभी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बट 2027 में एक बहुत सशक्त उससे विक्ट्री के साथ वो अपने को स्थापित करेंगे। मतलब आपस में थर्ड टर्म मिलना तय है? 100%। और दिल्ली जाना तय नहीं है अभी? दिल्ली जाना अभी मेरे अपनी गणना के हिसाब से तो नहीं दिख रहा है आपको? अच्छा, राहुल गांधी, उनकी कुंडली क्या कहती है? राहुल गांधी की कुंडली में अब कुछ नहीं। राहुल गांधी का एक आध, मतलब राहुल गांधी की कुंडली में, राहुल गांधी की कुंडली ही भी, मतलब क्या बोले, उनसे ज़्यादा अच्छी कुंडली उनकी बहन की है। मेरे को लगता है कि उनकी बहन जो है प्रियंका वाड्रा जी, वो एक उभर कर एक इम्पोर्टेंट रोल में आ रोल आएंगी, प्ले करती रहेंगी। उनकी कुंडली मेरे को ज़्यादा स्ट्रांग लगती है राहुल गांधी की कुंडली से आगे के समय में, एंड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर इम्पॉसिबल नहीं। ओके।
ओके, मतलब उनकी कुंडली में योग नहीं है ये, है? प्राइम मिनिस्टर का योग योग नहीं नहीं है। राजयोग है, तो हाँ। राजयोग तो है उनके राजयोग पास तो वो तो है ही, है ही। वो तो दिख रहा है, वो है तो ना? मतलब पैदा ही हुए ऐसे परिवार हाँ, में कि परिवार में राजयोग पैदा लेके ही राजयोग पैदा है। हुए। तो मगर वो राजयोग फलित इतना फलित हो कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि हमें दिख रहा है पत्री, तो नहीं, प्रधानमंत्री इम्पॉसिबल। अच्छा सर, एक व्यक्ति जिनकी बात मैं ज़रूर करूंगी, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जिस तरह से राजनीति में वो आए, जितना स्ट्रॉन्ग तरह से उन्होंने एंट्री ली कि 67 सीटें जीती, 62 सीटें जीती, उसके बाद एकदम से सफाया ऐसा हाल कि अपनी सीट भी नहीं जीत पाए। अरविंद केजरीवाल की कुंडली अब क्या कहती है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की कुंडली में मैंने ये देखा है कि उनके बहुत सब कुछ छोड़ दीजिए आप, उनके जो सूर्य है और चंद्र है वो दोनों अच्छे हैं। तो ये आदमी जो हम लोग बात कर रहे थे ना, किस कर्म के साथ पैदा हुआ है, तो एक अपने साथ एक प्रारब्ध लेके आया था कि इसको बनना था। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग होता है कि ऐसा उनको होता है कि हमें मतलब कुछ लोग आपने शायद मिले होंगे, वो कहते हैं उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो दे कैन कम टू पावर, दे से दे डोंट वांट टू कम टू पावर। वो ऐसे प्रारब्ध से आए थे कि उनको बनना था। मगर अगर आप उनके दो प्लैनेट्स दिखेगा, उनका जो मंगल जो है वो भी नीच का है और शनि भी नीच का है। मैं चैनल, आप पता नहीं पॉडकास्ट है, इसमें कहना चाहिए नहीं कि मगर हम जब मंगल नीच का हो और शनि नीच का हो, ऐसे लोग जो होते हैं, हम अगर इनके सूर्य चंद्र ठीक नहीं होता तो हम कहते हैं चोर और डकैत की पत्री है। हम लोग हॉरोस्कोप में ये एस्ट्रोलॉजिकली है, अगर ये दो प्लैनेट्स किसी के नीच के हो तो अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब मेन इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं आज की तारीख में। ये दोनों प्लैनेट्स कूटनीति, राजनीति, गलत काम करने के, गलत तरीके से पैसा अर्जित करने का, ये सब चीज़ें भी दर्शाते हैं कलयुग के समय में। ठीक है, तो क्योंकि इनके दोनों प्लैनेट्स नीच के हैं, हमें तो लगता है कि अब इनके मतलब कहीं फिर से ये वापस मतलब बंधन योग बन रहा है। अब मेरे को लगता है, डिस्क्लेमर अगेन, मेरी जो अपनी एनालिसिस है, इनका तो बंधन योग लग रहा है और काफ़ी समय तक ये पॉलिटिकल स्फीयर में नहीं रहेंगे। अच्छा। तो काफ़ी समय तक ये पॉलिटिक्स से इनका मतलब 1 साल के अंदर तक ये गायब से ही हो जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ दशाएं आती हैं, मैं ज़्यादा कि भाई फिर से अगेन ही मैं कम एज सम पर्सन, बट अब उतना प्रभाव नहीं रहेगा जो था, और वो व्यक्तित्व ऐसा है भी नहीं। बहुत ही दुर्भाग्य होगा अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, वह बन ही नहीं सकता। हाँ। मगर कुंडली में है क्या? कुंडली में नहीं आना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक समय आया था जो कि उनके कुछ कर्मों में उनको कुछ दिया तो उनको उस पोजीशन पे पहुंचा दिया। वो समय निकल गया मुख्यमंत्री की है पोजीशन और पे वो पहुंच गया। मतलब इतने दो प्लैनेट्स जिसके नीचे होते, मैं तो पत्री भी नहीं देखता उस आदमी से, तो पास भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मतलब शनि और नीच, मंगल नीच का, तो वो आपको पता ही नहीं लगेगा ये आदमी कितना क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। और बिल्कुल वही कैरेक्टरिस्टिक वही है अरविंद केजरीवाल हाँ, की, जो आप नहीं, बता मैं रहे नहीं हैं जानता पत्री हूँ में। केजरीवाल को दिशा, बट ये चीज़ होती है, ये दो प्लैनेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और नीच का होना अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरी चीज़ों में अच्छा माना जाता है, मगर जिस संदर्भ में हम आप और बात करते हैं, जिस तरीके से हम देश के नेता को हम समझते हैं, वो अच्छा है। ये प्लैनेट लोगों को स्मगलर भी बनाता है, बहुत कुछ बनाता है, पैसा भी दे सकता है, बट जिस संदर्भ में हम और आप बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में ये प्लैनेट्स एक पॉलिटिकल और एक देश को लीड करने के लिए या दिल्ली जैसे शहर को लीड करने के लिए उनका समय समाप्त। अच्छा, अब यानी वापसी जल्दी तय नहीं है, उनकी वापसी नहीं होने वाली। सर, जो प्लैनेट का मूवमेंट होता है उसमें नक्षत्र या राशि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, हर जैसे आप दो जगह बैठे हुए हैं तो समय का अंतर होता है, तो प्लैनेट्स अलग अलग होते हैं, तो वो चेंज होता रहता है। दो चीज़ें जो पूरे दुनिया में एक रहती हैं, वो है नक्षत्र और तिथि। अच्छा। तो अगर एस्ट्रोलॉजी में गूढ़ में अगर कोई एस्ट्रोलॉजी करता है और जो सही में करता है, तो वो नक्षत्र और तिथि के बेसिस पे ही करना चाहिए, और नक्षत्र तिथि के बेसिस पे ही एस्ट्रोलॉजी करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी से आप उस आदमी को ये भी बता सकते हैं कि कौन सी एनर्जी से उसको अपने आप को साधना चाहिए, कि भाई आपको भैरव चाहिए कि विष्णु तत्व चाहिए, शिव तत्व चाहिए, दुर्गा का तत्व चाहिए, कौन सा देवी का रूप, जो कि
वो जो रूप हमने बनाया हुआ एक डिस्क्राइब करने के लिए, बट इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र तत्व। अगर आप उन तत्वों के अंदर अपना अंदर कल्टीवेट करेंगे तो आप एक्स से ऊपर वाई तक जा सकते हैं। यू कैन एनहांस योर इंटरनल सेल्फ, बिकॉज जो बाहर है वो अंदर है। आप भी ब्रह्मांड हो। आपको जो मैं सूर्य चंद्र सब बोल रहा हूँ ना, व्हाट इज दैट? इट इज़ ऑल केमिकल रिएक्शंस, दे केमिकल्स। आपका जो डीएनए बना हुआ है या प्रोटीन बना हुआ है, अगर आप देखिए तो हमारे कॉस्मॉस में भी बन रहा है हीलियम गैस। मैं तो पूरा इस पर रिसर्च कर रहा हूँ तो इतना बोल नहीं सकता, इतना टाइम समय नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो बाहर बन रही हैं वो सब आपके अंदर ही हैं। डीएनए बन रहा है, आपके बच्चे की शक्ल आपसे कैसे मिल रही है। हाँ। भाई साइंटिस्ट तो खाली ऑब्जर्व करता है कि ये हुआ, हाँ। मगर वो ये नहीं बताता ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। जिस दिन उसने वो बता दिया तो सब चीज़, तब तो कैंसर क्योर कर देना चाहिए था ना। वही सेल्स जब एक बच्चे के ग्रो करते हैं तो आप कहते हैं सेल्स ग्रो कर रहे हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है, और सेल्स ग्रो नहीं करते हैं तो हम परेशान हो जाएंगे। वही सेल्स हम और आपके एज में ग्रो करने लगेंगे तो कैंसर हो गया। सही बात है, तेजी से ग्रो करने लगते हैं तो मर वही जाता सेल्स है, हैं उनका, वही सेल्स बच्चों में वो होते हैं। तो देर इज दिस होल जो हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, इट इज़ बेसिकली इफ यू बॉइल्स डाउन दिस, बेसिकली ये केमिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं जो आपके अंदर हैं। और आप अपने अंदर भी देखिए, आपके अंदर समथिंग लाइक 60 बिलियन बैक्टीरियास आपके अंदर हैं, जिसके कारण आप जीवित भी हैं और जिसके कारण आप मरेंगे भी। तो आपके अंदर एक पूरा इकोसिस्टम है, हम और आपके अंदर। डू वी नो अबाउट इट? आपको पता है आपके अंदर बैक्टीरिया है, आप तो खून ही देख रहे हैं ना अपने अंदर। तो इसी तरह इस ब्रह्मांड में भी एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ऑफ अ होल मॉलिक्यूलर रिएक्शन विच इज़ एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम ये जो बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये एक आयनाइज्ड लेयर है जो सूर्य की तरफ से निकलती है, बीच में रह जाती है। उसी आयनाइज्ड लेयर को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट? तो हम और आप जब वॉइस नहीं मरती है तो हम और आपके जो एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं वो भी इम्प्रिंटेड हो जाते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, आपने एक्शन रिएक्शन की बात की, क्या ये जो एक्शन रिएक्शन है यही आपका पास्ट लाइफ कर्मा होता है? क्या ये रजिस्टर हो जाते हैं? कैसे इनको देखते हैं? पास्ट लाइफ कर्मा का जो थ्योरी है, इट वॉट एवर यू डू इट गेट्स रजिस्टर्ड, दैट इज राइट। बट राइट और रॉन्ग का डिफरेंस इज अ वेरी रिलेटिव थिंग। एक सोल्जर है, अपने देश के लिए लड़ रहा है। हाँ। आप तो उसको पद्मश्री चक्र दे रहे हैं, पद्मवीर चक्र है, और वो लड़ रहा है इस भावना से लड़ रहा है कि मतलब हमें देश के लिए जीतना है, और हम अपने उसके कोई नेगेटिविटी नहीं है। अच्छा, आपका संकल्प क्या, तो आपकी आपका भावना क्या है संकल्प उसमें? क्या, आपका कॉन्शियसनेस ये क्या संकल्प है? नहीं कि मुझे इसको तो मारना इट है। इज दिस कॉन्शियसनेस व्हिच गेट्स इम्प्रिंटेड, ओके, that is what leads to your, वेरी ट्रू, that consciousness then travels, वेरी it travels in a particular way, and that is all. जब आप, हम और आप छोटे लोग हैं, कंप्यूटर में हम लोग इतना बाइट्स में, बिट्स में स्टोरेज कर रहे हैं, एक्सेट्रा कर रहे हैं, बाय आवर ओन लिटिल बुद्धि वी हैव। जस्ट इमेजिन इस कॉस्मॉस में वो बाइट्स एंड बिट्स कहाँ कहाँ कैसे स्टोर हो रहे हैं और किस तरह रिएक्ट एक्ट कर रहे हैं। वो चीज़ जो है, वो चीज़ साधना से, मेडिटेशन से, इन सब चीज़ों से आदमी समझ सकता है, जो मैं नहीं समझ सकता हूँ। आप नहीं, आप समझी और नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ, तो वो हाँ, समझते हैं लोग जो साधना करते हैं, वो लोग समझते हैं। बिल्कुल सही बात। ऐसी बात नहीं है, जो मेडिटेशन करते हैं, इस तरह लोग लोग बैठे बैठे लोग एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट करते हैं, आपकी डेथ हो जाएगी, मरने जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। मरण तुल्य दुख देख सकते हैं। आपकी जो लाइफ है आपके सांसों पे डिपेंडेंट है। आप इतने इस दुनिया में इतने सांस लेने आई हैं, तभी आप देखिए कि जितने भी योगी होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं या जो भी जहाँ बैठते हैं, वो अपने सांसों को ही मतलब संचालित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उनकी लाइफ बढ़ती है। क्या एस्ट्रोलॉजी से जाना जा सकता है कि किसी की मृत्यु कब होगी? एस्ट्रोलॉजी से मृत्यु जाना नहीं जा सकता है, बट ये जाना जा सकता है कि अब इसके कर्म करने के समय ख़त्म हो गया है। तो कभी कभी हम देखते हैं कर्म करने के समय ख़त्म हो गया है, तो वो ऐसा होता है कि बिस्तर में लेट जाता है, बिल्कुल बीमार हो जाता है बहुत। तो ये देखते हैं कि कब आप कर्म करना बंद कर देंगे। दिस इज़ द वे एटलीस्ट आई डू लुकिंग एट समबडी। कोई डेथ प्रिडिक्शन कि आप इस टाइम मरेंगे,
इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, एंड दैट इज़ वेयर, मतलब उसके अंदर आपको साधना और कोई ना कोई शक्ति, और ये मैं तो बहुत अंदर, एस्ट्रोलॉजी इज़ रिलेटेड, शिव की दो शक्तियाँ हैं, भैरव और काली, विष्णु की शक्ति, तो वो एक हमारे अंदर वो शक्तियाँ, वो एस्ट्रोलॉजी इज़ मेड ऑफ दैट ओनली। एस्ट्रोलॉजी के जितने भी नक्षत्र हैं किसी ना किसी भगवान, किसी ना किसी डीटी से रिलेटेड है। जैसे पूर्व भद्र नक्षत्र एक डीटी से रिलेटेड है, जो कि एक पाँव में खड़ा हुआ भयानक है, तो लोग डर रहे हैं पूर्व भद्र नक्षत्र में सब वो खराब कर देगा, मगर वो थोड़ा खराब जरूर करेगा अच्छा करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको समझा कि ब्रह्म नक्षत्र आ रहा है उसके बाद, तो ब्रह्म 4 युग ब्रह्म के आ रहे हैं करीब करीब। अच्छा सर, कुंडली कितनी इम्पोर्टेंट है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली बनवाते हैं हम, और कैसे कुंडली भविष्य प्रेडिक्ट कर देती है, बता देते हैं बच्चा है 12 साल का है, 15 साल का है, 10 साल का है, उससे उसका भविष्य, ये कैसे होता है? और कुंडली क्या इम्पोर्टेंट है, कुंडली क्या क्या बताती है, और कुंडली से डायरेक्शन लेके कैसे कोई अपने फ्यूचर में चेंजेस कर सकता है या सही दिशा तय कर सकता है? देखिए, कुंडली जिस समय आदमी पैदा होता है, किसी को कोई एग्जैक्ट टाइम होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कब कटा, कब बच्चा रोया, कभी बच्चा देर में रोता है, कभी बच्चा जल्दी बहुत, जैसे, तो असली तो होता है कि जब गर्भ साधता है मगर वो समय कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जब गर्भ में बच्चा आता है उस वक्त गर्भ साधता, गर्भ, हाँ, जब गर्भ होता है, और दूसरे तीसरे महीने में वो श्वास लेना शुरू करता है, वो उसकी दूसरी हम देखते हैं जो हमारे लिखा हुआ है। अच्छा। तो अगर गर्भ साधने का टाइम समझ में आ जाता तो वो भी पता लगे, मगर वो कैलकुलेशन करना कर सकते हैं, बट इट इज़ अ वेरी टीडियस है ना, लेंथी प्रोसेस। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो पैदा हुआ है तो वो किस नक्षत्र में, किस राशि में पैदा हुआ, नक्षत्र से ही आपको, जिस नक्षत्र में पैदा हुआ उस नक्षत्र का स्वामी को देख लेते हैं कौन है, और वो स्वामी हॉरोस्कोप में कैसे प्लेस्ड है, तो उससे ये समझ में आता है ये पिछले जन्म में ये जो पात्र है ये कैसा था, चोर था, उचक्का था, गुंडा था, साधु था, क्या उसकी महत्वाकांक्षाएं थी, क्या पूरी हुई थी। और जो हर चीज़ जो हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में वो चंद्र से होता है। चंद्रमा जो होता है वो हमारा बहुत सारे जो जो हमारी चाहते हैं, हमारे इमोशन, चंद्र में इमोशन कहते हैं, तो चंद्र दिखाता है, और विद रिलेशन टू ऑल द अदर प्लैनेट्स इट शोज़ कि हम क्या चाहते हैं। आप पैदा हुई तो आप क्या चाहती हैं, तो जो आप चाहती हैं उसी के लिए तो आप काम करिएगा ना। कोई चाहता है, कोई, मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कि छोटे बच्चे 9-10 साल के, हम करोड़पति बनना चाहते हैं, कोई एक्ट बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं, स्ट्रांगली बिलीव, हम ये करना चाहते हैं। तो ये जो चाहत वाली चीज़ है ये चंद्रमा से हो, जो मनोस्थिति आपकी है। जैसे इस टाइम अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप मेरे को कोई बताइए, तो मैं आपको चंद्रमा देखकर आपका मनोस्थिति बता सकता हूँ कि ये आपकी मनोस्थिति है। तो हॉरोस्कोप में हम ये देख लेते हैं कि ये आदमी के क्या वांट्स हैं, क्या डिज़ायर्स हैं। अब वो डिज़ायर्स किस तरह फुलफिल होती हैं, दैट इज़ द सेकेंड पार्ट वी सी। एंड द थर्ड पार्ट है क्या इसके जन्म में जो डिज़ायर्स लेके आए फुलफिल होंगी या नहीं होंगी, या किस तरीके से होंगी। दैट दीज 3 things आर टू बी सीन। थिंग्स लाइक मैरिज इज़ नॉट इन एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, कि शादी होना इट इज़ नॉट, जैसे शादी का आपको, मेरा जो अपना अनुभव है, हाँ। शादी में लग्न होता है अपना सेल्फ। अच्छा, उसे, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन शादी में जो कुंडली मिलाते हैं वो, मेरे हिसाब से आज की तारीख में कुंडली मिलाप बिल्कुल एक, कोई उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें उसको हमने इस तरह, जब संस्कृति बन रही थी तब शादियां एक वर्ण में होती थी, एक जाति में होती थी, एक उसमें नाड़ी में होते हुए, नाड़ी दोष आजकल बहुत बड़ा है। अब नाड़ी दोष का क्या कंसेप्ट है? अब मंगल है, मंगल को लोगों ने बोला हुआ है सब जगह बैठ जाएगा तो परेशानी हो जाएगा, दूसरी जगह में बैठेगा, 4वीं 7वीं 8वीं 12वीं सब जगह परेशानी कर मांगलिक जिसको कहते हैं, मांगलिक कहते हैं। अब मंगला दूसरा घर में, मंगल दूसरे घर में बैठा हुआ तो जॉइंट फैमिली नहीं होगी। पहले जॉइंट फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट थी, अब क्या है, जॉइंट फैमिली नहीं है। मंगल चौथे घर में बैठा हुआ है तो अपने मदर इन लॉ के साथ थोड़ी खटपट रहेगी। 7वें घर में बैठा हुआ तो लेडी थोड़ी एग्रेसिव होगी कि वो कहेगी मेरे को ये चाहिए। अब 12वें घर में बैठा हुआ तो सेक्सुअल डिज़ायर, लेडी विल से आई नीड दिस। आज के देश काल पात्र में वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
सो मंगल खाली 8वें घर में है, जो कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी मंगल बाकी घरों में, तो देश काल पात्र के हिसाब से भी एस्ट्रोलॉजी को चेंज करना चाहिए। पहले शादी, अब शादी तो हमने आपने बनाई है ना, हाँ बिल्कुल और सही बात उसकी है। जो परिभाषा है वो बदलती जा रही है। पहले ये होता था कि हम लोग जो एक लेडी की जो मानसिक वो होती थी, जैसी वो बंद होती थी, हम उसको शादी का डेट पहले ज़माने में बोल देते थे। आज तो ऐसा नहीं है, अब तो समाज बदल गया है। तो जो शादी, इवन इन एस्ट्रोलॉजी, जो मैंने पहले के ग्रंथ पढ़े हैं, जो लग्नेश आप है, और जो शादी का घर होता है वो 7वां होता है, उसके सामने वाला घर होता है 7वां। तो और 7वां घर दुश्मन का घर होता है। तो शादी एक तरह का, आप जिससे शादी कर रहे हैं वो आपका दुश्मन है। इसीलिए हाँ, ये इसीलिए है। लोगों की आपस में पटती और नहीं। इस तरह जो शादी को जो कहते थे कि जो वेदों में लिखा हुआ है कि शादी तब होती थी जब वो आदमी अपने दूसरे वालों को अपने साथ स्पिरिचुअली इतना अलाइन कर ले कि वो एक दूसरे को बिल्कुल समझने लगे, कि मैं आपकी भाषा और उसकी भाषा समझने लगूं क्या है। तो उसको कहते थे शादी परिपूर्ण हुई है, परिपक्व हुई है। ये हमारे पहले ग्रंथों में ये था शादी का मतलब। अब कहते हैं, अब पहले तो सबकी 2 शादियां 3 शादियां, हाँ। ऋषि भी शादी करते थे। हाँ। और पहले तो ऐसा था कि अगर किसी औरत ने कहा कि मेरे साथ आप प्लीज़, तो उसका मना नहीं कर सकते थे। तो वो एक टाइम था। फिर द्रौपदी का टाइम था, या कुंती का टाइम था। कोई कुंती ने थोड़ी कि सूर्य को पूजा करी तो सूर्य आ गए। हाँ, सूर्य जैसे कोई प्रभावी आदमी होगा, तो जैसे जैसे ग्रंथ बनते गए, तो मतलब हम इस पे, मतलब ये मेरा विचार है, नहीं अगेन सर, डिस्क्लेमर हाँ है हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। कोई मेरे को, मतलब जैसे जैसे टाइम बदलता गया तो लोग कहेंगे सूर्य भगवान आ गए। सूर्य भगवान थोड़ी हो गए, सूर्य सूर्य जैसे भगवान, सूर्य का तेज कौन बर्दाश्त तेज कर पर पाएगा? कौन बदल, सूर्य जैसा। सवाल ही नहीं तो तो जैसे जैसे टाइम बदलता है उसी तरह हमें एक पत्री को पढ़ने का तरीका बदलना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, जो कि लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे वो काल सर्प योग है, बकवास सबको यही होता है, काल सर्प योग है, इसकी पूजा बकवास। कराओ, ये इसका ही पंडित करो। जी, ये पाखंड लोगों ने बनाया हुआ है। काल सर्प योग तो किसी भी कोई भी ग्रंथ में मेरे को दिखा दे है ही नहीं। काल सर्प योग लिखा है, तो मैं मेरी जो किसी भी नंद की कोई बेटी है उसकी एस्ट्रोलॉजिकल पूजा हम पॉट, लोग इतनी भयंकर मैं करा चुके किसी हैं भी काल से। एस्ट्रोलॉजी करना बंद कर दूंगा। आई विल लीव एस्ट्रोलॉजी नाउ हियर एंड देन। मतलब काल सर्प योग कुछ नहीं होता? किसी भी जगह नहीं लिखा हुआ तो है। ये कहाँ से आया काल फिर? सर्प योग ये है कि राहु केतु को लोगों ने डरा दिया है कि सारे प्लैनेट्स अगर राहु केतु के बीच में आ जाएंगे तो काल सर्प योग गया। राहु को सांप मान लिया, केतु को एक वो मान लिया उन लोगों, मगर उससे कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और राहु जो है वो बहुत बड़ा प्लैनेट है। लोग उसको बोलते हैं खराब प्लैनेट है, बट राहु ही दुनिया का आज का अच्छा, आपको बहुत बड़ा ऋषि मुनि भी राहु बनाता है और बहुत बड़ा चोर भी राहु बना सकता है। वही मैंने बोला ना, किसके साथ बैठा है, क्या एग्जीक्यूट कर रहा है राहु को। और उसके साथ केतु है। केतु तो परमार्थ और स्वार्थ, अपना आपको धार्मिक, आपको वैराग्य देता है। तो उसके बीच में दो सब प्लैनेट्स बैठ के तो क्या हो गया भाई। तो ये जो है, ये लोगों ने बना दिया है कि राहु केतु है तो ये पूजा कराइए, वो पूजा कराइए, ऐसे कराइए, मगर नहीं, हाँ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक जो आजकल बड़ा चल रहा है बहुत, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, इसमें इतनी रेमेडीज़ बताई जाती हैं और लोग इतना फॉलो करते हैं। उन लोगों के लिए आप ख़ास तौर पर क्या कहेंगे? क्योंकि इसको हम इससे क्या समझ सकते हैं कि एक ही समय पे 2 लोगों का जन्म होता है, राशि सेम हुई लेकिन दोनों का जीवन अलग अलग होता है। हो सकता है किसी के जीवन में कोई किसी तरह से चल रहा हो, किसी का जीवन किसी तरह से चल रहा हो। तो क्या ये जनरलाइज करना ठीक है? और दूसरी बात कि जब 2 लोग एक ही समय पे पैदा होते हैं तो उनका फिर लाइफ इतनी डिफरेंट क्यों होती है? इसकी क्या वजह होती है? नहीं, देखिए, राहु जब लोग 2 जब पैदा होते हैं तो एस्ट्रोलॉजी इतनी गूढ़ है कि इसमें एक चीज़ होती है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड। हर जगह का एक लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ कि आप, एंड इट चेंजेस वेरी फास्ट इन 2.5 सेकेंड्स। जो कि हम आज का एक हॉस्पिटल में किस जगह क्या वो तो हम लोग आजकल कोई देख नहीं सकते हैं। मगर मैं जैसे आपको, हर आदमी जो है, आप जब पैदा हुए हैं तो 2 लोग जो पैदा हुए हैं, आप समझ लीजिए दोनों का जो कटोरी है वो बराबर है, पर उस कटोरी के अंदर एक आदमी 250 ग्राम पानी के साथ पैदा हुआ है
और एक आदमी 600 ग्राम पानी के साथ पैदा हुआ। तो वो जो चीज़ है वो जो डिफरेंस प्रारब्ध पैदा करता है। वो सारा डिफरेंस आपके जन्म में पैदा करेगा। मगर ये बहुत देखा है, ये ज़रूर होगा कि अगर दो आदमी नियर अबाउट पैदा हुए हैं तो उनकी जो लाइफ का पैटर्न होता है, आप देखिएगा इस लाइफ में हर आदमी के पैटर्न होते हैं। हम तो, मैंने एस्ट्रोलॉजी इतना करता हूँ, एक होते हैं अरबपति खरबपति, जो हमारे बहुत लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा, वो 1-2% लोग हैं। तो एक है जो आपके 1 करोड़ से 5 लाख रुपए से 1 करोड़ कमा रहे हैं, वो एक तबदा है, और एक उसके नीचे वाला तबदा है। तीनों के आप देखिएगा जो पैटर्न ऑफ लाइफ होगा ना, वो मोर और लेस सेम होता है। सेम होगा, राइट। वो 2 पैसे के बदले 2.5 पैसा सोच रहा है, वो 4 के साढ़े, मतलब इट्स द सेम थिंग विच इज देयर। सो पैटर्न्स कैन बी द सेम, एंड देयरफॉर आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि ये जो टोने, टुटके, काला जादू, ये सब चीज़ें जो हैं ये निरर्थक है, दूर रहना चाहिए। इनसे है ही नहीं, इनका कोई वो नहीं है। हाँ, हर मंत्र, जाप, पूजा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी देते हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं कि जैसी मनोस्थिति वैसी परिस्थिति। इन सब चीज़ों से आपकी मनोस्थिति ठीक होती है, आपके मन के अंदर के जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो चेंज होते हैं। तो उनको चेंज करने से आप एक्शंस ठीक लेते हैं, एक्शंस ठीक लेंगे, रिएक्शंस ठीक होगा। तो ये जो चीज़ें वो ज़्यादा अच्छा है। बनस्पत आप ये कहें कि मैं 100 पंडित को तुम बैठाल दो, पूजा करा दो, मेरा भाग्य बदल जाएगा, नहीं, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। जो रेमेडीज़ का जो कारखाना है वो एक फियर और गिल्ट पे खुला हुआ है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर एंड गिल्ट। ये दोनों चीज़ों को सब लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लॉइट करा जाता है, और पीपल वांट टू बी एक्सप्लॉइटेड विद दैट आल्सो। और आजकल इसीलिए लोगों का एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ गया, मुझे लग रहा है। एस्ट्रोलॉजी इसीलिए बहुत, एस्ट्रोलॉजी उतना इंटरेस्ट बढ़े कि उसमें ट्रेंड पता लग जाए कि भाई मेरे को पता है कि आपका सूर्य वीक है, तो मैं कहूँ आपका बोन्स वीक है, तो आपको मैं आपकी मनोस्थिति बताऊँ, आपको ये बता दूँ अगला साल में ये इश्यूज़ में आप ध्यान रखिए, तो उसमें आप काम करिए, उसके लिए आप एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करिए, बहुत अच्छा है। इट इज़ लाइक you're sitting before a doctor and he's telling you भाई ये चीज़ें तो मेरे को ठीक नहीं लग रही हैं, इस साल तुम्हारा ये इस खानों में तुम्हारा ठीक नहीं है, परिवार ठीक नहीं है, बच्चे के लिए थोड़ा देख लो, ये देख लो, ये उसमें आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए, तो वो रखिए। और ये डॉक्टर भी होता है, आप डॉक्टर के पास फुंसी लेके जाइए, वो डॉक्टर को उस फुंसी को बोल देगा हो सकता है ये कैंसर है, आप MRI कराइए, पेट स्कैन कराइए, आप भागिएगा। दूसरा डॉक्टर जो सही होगा वो कहेगा नहीं नहीं, फुंसी है, ये कुछ विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, कुछ आयरन की कमी, इसको खा लीजिए, वो फुंसी ठीक हो जाएगी। जस्ट दिस। तो ये समझना है, ये आपको देखना है, ढूंढना है कि वाकई कहाँ पे आपको सही जानकारी मिल रही है। क्योंकि इस वक्त जो सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें भटकाने वाले, बरगलाने वाले, घुमाने वाले बहुत लोग मिलते हैं। लेकिन सर, जो हमने जितनी भी बात की है, आई एम श्योर कि लोगों को वो एक विजन मिला होगा जो शायद उनको कहीं और नहीं मिला होगा। हमने इसीलिए हर एक चीज़ को बहुत क्लैरिटी से बात की और समझने की कोशिश की कि वाकई तथ्य क्या है किसी भी चीज़ के पीछे, और जो साइंटिफिक रीज़न है। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति, ज़्यादातर लोग होते हैं ना कि लॉजिक चाहिए, जब तक कोई चीज़ प्रूवन ना हो भरोसा नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये पॉडकास्ट है जो हर चीज़ को चाहते हैं कि वो आप हमें बताइए तार्किक तौर पर कि ये सही है या नहीं। तो उन लोगों को भी इस पॉडकास्ट से ज़रूर बहुत कुछ मिलेगा। आप लोग इसको ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि जो मिथ हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके वो टूट सके और लोगों तक सच पहुंच सके। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो Thank मच। you very much. इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, सच अ प्लेजर। थैंक यू, Thank you very much. नमस्कार।